नमस्कार दोस्तों। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हमारा 22वां दिन है और एनवायरनमेंट का सेक्शन अभी हमारा चल रहा है। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। इसके बाद हमें एक और सेशन लेना है एनवायरनमेंट का, जिसमें हम एनर्जी का टॉपिक करेंगे, क्योंकि एनर्जी हमने पीछे नहीं किया है इंडिया में, उसको यहाँ के लिए रखा था। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो आज का जो कुछ टॉपिक और बच गए हमारे, जैसे एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो गया, जैसे सॉलिड वेस्ट हो गया, तो उन पर जो टॉपिक्स हैं उनको आज हमें तैयार करना है और उसका पूरा हमें शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही बनाना है। और इस तरह से उसे तैयार करो कि आपको वो रिकॉल हो सके। आप जब भी उसको अपने मैटर को तैयार करें, अपने कंटेंट को तैयार करें, तो बाद में रुकें। जब उसको आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो एक पॉज लें और उसके बाद रिकॉल करके देखें कि जो आपने अभी तक पढ़ा है, क्या आपको कुछ उसमें से याद है भी या नहीं है। तो अगर आपने उसको बेहतर तरीके से समझा होगा तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे और फिर उसको एग्जाम में लिख भी पाएंगे। रटने से काम नहीं होगा। तो आपको अपना जो भी कंटेंट तैयार करना है उसको समझ के उसको शॉर्ट फॉर्म में तैयार करना है और फिर शॉर्ट को और फुल नोट्स को आमने सामने रख के इस तरह से तैयारी करो कि आप शॉर्ट नोट्स को देखकर ही सब आपको रिकॉल हो जाए, आपको वो लॉन्ग वाला नोट्स पढ़ना ही ना पड़े। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स को तैयार करना है कि ताकि अंत में जब एग्जाम आए तो आप शॉर्ट नोट्स को ही देखो और आपको जो अपना बड़े वाला नोट्स है, जो पूरा लेंदी है, बल्कि है, उसको ना पढ़ना पड़े। तो देखो, आज के जो हमारे टॉपिक है वो है वेस्ट मैनेजमेंट पे। देखो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो ई वेस्ट का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में रहता ही रहता है ई वेस्ट। तो आपको देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आ चुका, हो सकता है आगे भी आ जाए, क्योंकि यूपीएससी उन्हीं थीम्स पर बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, उन्हीं के आसपास क्वेश्चन ले लेता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आपको तैयार करना ही करना है कि ये है क्या, इसके कारण क्या है, इसके बारे में कुछ फैक्ट भी आपको आने चाहिए, कितना सॉलिड वेस्ट हम जनरेट करते हैं, तो इसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और क्या किया जाना चाहिए। देखो, ये सभी हर टॉपिक के यही सब उसके कंपोनेंट्स होते हैं कि सॉलिड वेस्ट है क्या, उसका आपका कुछ फैक्ट आने चाहिए, उसके बारे में डेटा पता हो कि कितना हम जनरेट करते हैं, क्या उसका स्टेटस है, उसके बाद उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसके बाद सरकार क्या प्रयास कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर देख लो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास देख लो, और उसके बाद देखो कि और सुझाव आप क्या दे सकते हो, इसमें और क्या किया जाना चाहिए। तो वो अगर आप इन सभी टॉपिक्स को देख लोगे, इन सभी इसके कंपोनेंट्स को देख लोगे, तो पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। इन्हीं हेडिंग्स पर आपको अपना नोट्स तैयार करना है। तो सबसे पहला होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर ई वेस्ट। ई वेस्ट के बारे में भी वही सब आपको देना, ई वेस्ट है क्या, इसके क्या फैक्ट है, इसका स्टेटस क्या है, उसके कारण क्या है, उसके बाद कारण के बाद आपको इसको क्या क्या इसके प्रभाव है, क्या नुकसान हो रहे हैं इसके, इसको मैनेज करने में क्या बाधाएं आ रही हैं, फिर सरकार के क्या प्रयास हैं, और फिर लास्ट में आप जो भी सुझाव देना चाहो वो उसके अंदर सुझाव भी आएंगे। तो ये पूरा का पूरा ई वेस्ट हो गया। इसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट, इसके बाद हैजार्डस वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। देखो, प्लास्टिक पोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत ही न्यूज में रहते हैं। देखो, एक तो आपका सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, और ये प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक पोल्यूशन से क्वेश्चन हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट से आपका क्वेश्चन हो सकता है, कि बहुत ही न्यूज में है प्लास्टिक वेस्ट। और मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इनमें पैचेस बन गए हैं, गार्बेज पैचेस हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक तैर रहा है। तो उस प्लास्टिक पोल्यूशन है क्या, उसका स्टेटस क्या है, उसके कारण क्या है, क्यों हम उसको यूज करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद उसके क्या प्रभाव है, सॉइल पे क्या उसका प्रभाव है, हेल्थ पर उसका क्या प्रभाव है, वाटर पर उसका क्या प्रभाव है, एयर क्वालिटी पर उसका क्या प्रभाव है, सभी पहलुओं को आपको देखना है यहाँ पर। और उसके बाद सरकार क्या प्रयास कर रही है और क्या किया जाना चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना चाहिए, वो सब आपको इसके अंदर आएगा, प्लास्टिक वेस्ट। तो ये प्लास्टिक वेस्ट बहुत हॉट टॉपिक है, ई वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करने ही करने। इसके बाद जो यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है वो है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, जो मैंने सबसे नीचे लिखा। तो आपको आना चाहिए कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है क्या, इसका क्या लाभ है, क्यों किया जाता है ये, तो उसके कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होंगे। तो क्यों लाया गया, क्या इसके कारण है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पेजेस क्या है, किन चरणों में इसको किया जाता है, इसके इसमें क्या कमियां हैं। अभी भी दो इसमें अधिनियम आया था, तो उसके अंतर्गत देखना है कि उसके क्या क्या प्रावधान है, उसके बाद देखना है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या किया जाना चाहिए। वो सारा का सारा किस में आएगा, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है क्या,
नाम से क्लियर है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। कोई भी अगर विकासात्मक परियोजना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है तो उसका इन्वायरमेंट पर जो इंपैक्ट पड़ेगा उसका असेसमेंट करना, देखना कि उसके लिए हानिकारक है या नहीं है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो उस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जाएगी या उनको शर्तों के साथ मंजूरी दी जाएगी। तो वो सब है। और इसके क्या फायदे होंगे अगर हम इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है पहले ही कर लेंगे तो उसके क्या क्या लाभ होंगे, बहुत सारे उसके फायदे हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। फिर इसके कौन कौन से चरणों में इसको किया जाता है, फेजेस हैं इसके, उन फेजेस को आपको आना चाहिए। और फिर इसके संबंध में क्या नोटिफिकेशन है उसको आपको पढ़ना है। और फिर भारत में जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस है उसमें क्या कमियां हैं, और फिर लास्ट में उसमें क्या किया जाने की आवश्यकता है। तो यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन यहां से ले लिया है। तो ये तो उसका फेवरेट टॉपिक है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इसके बाद देखो एसिड रेन और एरोसोल पोल्यूशन, ये वो क्वेश्चन है जो वो किसी दिन बस कहते हैं ना सबसे इजी क्वेश्चन वो देगा और सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही बन जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में उसने एसिड रेन से क्वेश्चन लिया है, तो हो सकता है कभी वो एसिड रेन पे क्वेश्चन ले ले। लेकिन ये एरोसोल पोल्यूशन पर आने की संभावना पूरी पूरी रहती है, क्योंकि लाइट एरोसोल का क्या इंपैक्ट है, डार्क एरोसोल का क्या इंपैक्ट है, ब्लैक कार्बन वगैरह आप सुनते हो जो। तो शहरों में जो ये पर्टिकुलेट मैटर वाला जो पोल्यूशन है, एरोसोल का जो पोल्यूशन है, एक बहुत गंभीर समस्या है। इसका मॉनसून पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो एरोसोल है पोल्यूशन है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको आना चाहिए। लाइट वाले का क्या, एरोसोल का क्या इंपैक्ट पड़ेगा और डार्क वाले का क्या पड़ेगा। लाइट वाले से ग्लोबल डिमिंग वाला जो टॉपिक है वो आपको देखना है। डार्क एरोसोल से ग्लोबल वार्मिंग की संभावना ज्यादा है, तो उससे एक्सट्रीम रेनफॉल की कंडीशन होगी, क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं होने लगी हैं, मॉनसून थोड़ा कमजोर होता जा रहा है, एल्बिडो में परिवर्तन आ रहा है। वो सब आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखना है एरोसोल पोल्यूशन। हीट बजट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अर्थ के, क्योंकि जो ब्लैक होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो वो सब आपको देखना है कि यहाँ पर इस एरोसोल पोल्यूशन का क्या इंपैक्ट है, लाइट वाले का और डार्क वाले का, दोनों को अलग अलग कर लोगे तो आपका अगर एरोसोल पोल्यूशन पे आएगा तो एक अच्छा आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपने दोनों को अलग अलग कर दिया, लाइट को अलग और डार्क को अलग कर लिया, तो आपके पास कंटेंट भी हो जाएगा। तो ये एरोसोल पोल्यूशन को भी तैयार करना है। तो ये आपके 4 टॉपिक हैं जो आपको आज तैयार करने हैं। 4 नहीं है, इसके अंदर कई सारे हैं। देखो ये 5 टॉपिक तो यही हो गए, छठा ये, 7वां ये और 8वां ये, 8 टॉपिक हो गए। तो इतने बहुत हैं, इतने टॉपिक अगर आप आज तैयार कर लेते हो तो नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे एनर्जी के सेक्शन को, क्योंकि एनर्जी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। अब इसके मेंस के हम थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो सबसे पहला तो देखो मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन, मतलब वही ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020। 2020 में इसके ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के नोटिफिकेशन नए आए थे, जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे पहले वाले में, तो उनके बारे में इन्होंने क्वेश्चन वहीं से करंट अफेयर से क्वेश्चन उठा लिए। तो पूछ रहा है हाउ डज द ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ईआईए नोटिफिकेशन 2006। मतलब 2006 के जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग ईआईए नोटिफिकेशन थे उनसे 2020 वाला कैसे अलग है, ये बताना था। अर्थात कुल मिला के ये पूछ रहा है कि 2006 वाले में क्या क्या चेंजेस कर दिए गए। तो आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें ये सब आया हुआ था, सीधा सीधा उससे ये क्वेश्चन था। तो आपको लिखना था क्या क्या है, और उसके संदर्भ में आपको ये भी लिखना था कि क्या चिंताएं हैं, और ये भी लिखना था कि सरकार किस उद्देश्य से इसको लेकर आई है। तो सरकार के उद्देश्य को भी लिखना था, उसके बाद इसके प्रावधानों में क्या अंतर हुआ वो, और उन अंतरों को लेकर क्या चिंताएं व्यक्त की गई वो, और लास्ट में कंक्लूजन में फिर से सरकार का पक्ष लिखना था कि सरकार इन चिंताओं को दूर करना चाहती है। तो यहां से क्वेश्चन था। इसके बाद देखो दूसरा, निरंतर उत्पन्न हो रहे ठोस अपशिष्टों की विशाल मात्रा के निस्तारण में क्या क्या बाधाएं हैं। देखो आ गया ना, चुनौतियां पूछ रहा है वो कि सॉलिड वेस्ट जो है उत्पन्न हो रहा है लगातार, उसको आप निस्तारण में, उसके आपके मैनेजमेंट में या डिस्पोजिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं, के सामने क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे विषैले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटाकर उनका निवारण कर सकते हैं, और पूछ रहा है कि इनको कैसे कम किया जा सकता है, इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो आपसे सुझाव पूछ रहा है। तो पहले बताना है कि जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, वो क्यों नहीं इसको खत्म कर पा रहा। देखो लिखा ना, निरंतर उत्पन्न हो रहे ठोस अपशिष्ट विशाल मात्रा के निस्तारण में क्या क्या बाधाएं हैं, मतलब कौन सी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से हम इसको निपटान इसका नहीं कर पा रहे हैं। फिर कह रहा है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो आपके सुझाव मांग रहा है।
तो जो सरकार प्रयास कर रही है उन्हीं में से सजेशंस को कुछ ले लेना है, कुछ अपनी तरफ से बनाकर लिखना, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो वही सब है यहाँ से। तो ये आपको वहां से तैयार करना है। तो ऐसा नहीं था कि बहुत अलग से क्वेश्चन था, जो आप सॉलिड वेस्ट में पढ़ोगे तैयार करोगे वही तो है। बताया सॉलिड वेस्ट है क्या, उसका स्टेटस क्या है, उसके कारण क्या है, उसके निस्तारण में चुनौतियां क्या है, सरकार क्या प्रयास किए रही है और हमें क्या किया जाना चाहिए, हमारे सुझाव, हर में हमें यही तैयार करना है। तो वहीं से था चुनौतियां और सुझाव से। तो आगे देखो, वो कह रहा है मानव बस्तियों का पुनर्वास प्रमुख परियोजनाओं की योजना बनाते समय एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होता है। देखो, रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल impacts which always attract controversy while planning major project। तो ये कह रहा है कि जब हम एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं तो उसके दौरान जो रिहैबिलिटेशन जो होता है मानव की बस्तियों का, वो एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि कहीं पर अगर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और जब हम एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं तो उस दौरान वहां पर जो मानव बस्तियां हैं उनको नई जगह पर बसाना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है। तो कह रहा है वो एक प्रमुख चुनौती होती है वहां पर। डिस्कस द मेजर सजेस्टेड फ्रॉम द मिटिगेशन ऑफ दिस इंपैक्ट व्हाइल प्रपोजिंग मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब हिंदी में देख लो, मानव बस्तियों का पुनर्वास प्रमुख परियोजनाओं की योजना बनाते समय एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होता है, ये देख लिया हमने, जो प्राय विवाद का विषय बनता है। प्रमुख विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव करते समय इस प्रभाव को कम करने के लिए सुझाए गए उपायों पर चर्चा की। तो कह रहा है कि जब हम मानव बस्तियों का रिहेबिलिटेशन करते हैं तो उस समय जो समस्याएं आती हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के दौरान, तो उनको दूर करने के लिए क्या क्या आप सुझाव देना चाहते हो, वो ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन उसने पूछा था। ये क्वेश्चन कब का था, ये 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखो, ये भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। फिर कह रहा है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर ए प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। कुल मिला के कह रहा है कि सरकार के द्वारा किसी परियोजना को मंजूरी दिए जाने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का अध्ययन अब तेजी से अपनाए जा रहे हैं। मतलब सरकार अब कोई भी प्रोजेक्ट होती है उसको मंजूरी देने से पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करती है। फिर कह रहा है कोयला खदानों पर स्थित कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा की। तो कह रहा है कि जहां पर हम क्या करते हैं, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगाते हैं, थर्मल प्लांट लगाते हैं, वहां पर उनके पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करें। तो देखो यहां पर वापस से देख लो, डिस्कस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स लोकेटेड एट कोल पिट हेड्स। मतलब जो कोयला क्षेत्रों में हम थर्मल प्लांट्स लगाते हैं कोयले वाले, उनके क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं। तो ये आपको उसने क्या किया, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के साथ उसने जोड़ के आपको क्वेश्चन। तो कह रहा है कि हम सरकार क्या कर रही है, देखो वापस से देखो इसको, सरकार द्वारा किसी परियोजना की मंजूरी किए जाने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का अध्ययन अब तेजी से अपनाए जा रहे हैं। इसमें आपसे ऐसा नहीं पूछा कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बताओ, वो बोल रहा है कि हाँ हम एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं अब। फिर कहता है कि कोयला खदानों पर स्थित कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करें। कुल मिलाकर इसने आपसे यही पूछा है कि जो हम थर्मल पावर प्लांट्स लगाते हैं उनके क्या प्रभाव है एनवायरमेंट पे। ये ऊपर वाला तो पूरा का पूरा एक तरह से आपको वो क्या कर रहा है, वो घुमा रहा है, उस क्वेश्चन को लंबा कर रहा है। तो ऊपर वाले को उसने फालतू में जोड़ा है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है। तो इसने आपसे ये नहीं पूछा कि इनका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हम करने जा रहे हैं या इसके बारे में कुछ लिखो। वो कह रहा है कि ये जो हम थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं कोयला खदानों के पास, उनका एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव है। तो आपको बताना होगा कि इनका एनवायरमेंट पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वहां की एयर क्वालिटी पे क्या प्रभाव है, वहां के वाटर पर, सरफेस और ग्राउंड वाटर पर क्या इंपैक्ट है, वहां के लैंड पर उसका क्या प्रभाव है, वहां के इकोसिस्टम पर। तो वो सब आपको बताना है कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो कई बार क्वेश्चन बहुत बड़ा होकर देख के डर ना जाए, उसके नीचे जो वो पूरा उसको पढ़े, तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि पूछ कुछ और ही रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो अभी तक आए, उनमें से देखो एक ये भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से थोड़ा थोड़ा जुड़ता जुड़ता क्वेश्चन है, ये भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट से, और ये भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से। तो 3 क्वेश्चन है जो EIA से आए हुए हैं और एक सॉलिड वेस्ट से है। तो आगे आने की संभावना है कि वो ई वेस्ट से ले सकता है, प्लास्टिक वेस्ट से ले सकता है, और EIA तो है ही है, ये तो हमेशा न्यूज में रहते रहता है। इको सेंसिटिव जोन हम देख चुके हैं, वो भी बहुत न्यूज में रहता है, हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए। तो ये पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से तैयार करने हैं। थीम मैंने आपको बता दी, इसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको तैयार करना है, उसका स्टेटस क्या है, वो है क्या, के कारण क्या है, एक समस्याएं क्या उत्पन्न होंगी,
इसका समाधान में क्या क्या चुनौतियां हैं, सरकारी प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, आप उसमें क्या सुझाव दे सकते हो। तो ये आपको इसमें सब में तैयार करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एनर्जी का टॉपिक देखेंगे। जितने भी टॉपिक अभी तक आ चुके हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं, जहां से उन सबको हम इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।